नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल मैथ्स विद लर्नर में स्वागत करते हैं। तो आज जो बेसिकली ये वीडियो है, ये आपका एग्ज़ाम हमने रखा था मॉक टेस्ट नंबर वन जो कि 90 मिनट का था। ठीक है जी। और सभी के पास वो लिंक था जिसमें आप लिंक के थ्रू आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते थे। टाइम बाउंड में ये पेपर करना था आपको, मतलब 90 मिनट्स के अंदर अंदर करना था। ठीक है। काफ़ी लोगों ने पेपर दिया है, उनका जो स्कोर लिस्ट है वो हम ग्रुप में अपलोड कर देंगे। बट उससे पहले मैं एक बार इसका सोल्यूशन कराना चाहता हूँ सभी को। ठीक है। तो हम सोल्यूशन में क्या क्या देखेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस जो टिपिकल टाइप के या थोड़ा आपको जिसमें अजीब या प्रॉब्लम लगी होगी वो सब सॉल्व करेंगे, और मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो टाइम ना ख़राब करते हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर जो है पहला क्वेश्चन था आपका, अगर मैं देखूँ रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन था, DFUW और ये GI, और ये पूछा था क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रखे थे RT TR TV BT, ये सब था। तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको। देखो एक इसमें एक ट्रिक होती है, ई ज्योति, ये नाम आपको पता चाहिए। इसका 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है और इसका 25 होता है। इसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख लोगे, D का 4 हो जाएगा, F का 6 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि D के बाद E आता है, उसका 5 होता है, तो उससे लिंक मिल जाएगा। ऐसे U का आप निकाल लोगे, U का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और W का क्या हो जाएगा, W का हो जाएगा आपका WXY 23 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से 4 से 21 तक जाने में 17 का प्लस हो रहा है, 6 से 23 तक जाने में 17 का प्लस हो रहा है। इसी तरीके से G से ऐसे ऑप्शन उठा के देखना है जिसमें जो ऐड करने के बाद कांस्टेंट ऐड होना चाहिए। मतलब जैसे 17 यहाँ हो रहा है तो वहाँ पे जो नंबर ऐड होना वो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए दोनों में। तो अगर मैं पहला ऑप्शन देता हूँ जैसे R और T, तो R का क्या होता है, अभी आपने लिखा R का है 18, और G का क्या है, G का है 7, तो 11 ऐड हो रहा है। अब अगर I में भी सेम रहा ऐड, I में 11 ऐड करा, जैसे I का क्या होता है, I का क्या होता है सभी को पता होना चाहिए। जैसे ये, जैसे आपको बताओ G, यहाँ देखो EFG, और यहाँ पे I का देखना IJ, I का 9 होगा, I का 9 होता है, 9 में 11 करोगे तो 20 आना चाहिए, और T का 20 ही होता है। ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही होगा इसका। तो इसका आंसर क्या था, A था इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। तो ये सब ना थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, आपको तब पता चलेंगे एनालॉजी होता है ये कैसे करते हैं ऐसे। अगला देखो, नेक्स्ट था ये 45, 81 और 67 का बताया था कि यहाँ पे दे रखा था आपको। ऑप्शन थे आपके 125, 169, 144। तो ऑप्शन देख के मेरे को जैसे हिंट लगा, आपको भी लगना चाहिए कि ये सब क्यूब दे रखे हैं, 169 क्यूब या स्क्वायर या ऐसा कुछ दे रखा है। तो देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, 5 और 4 को 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे 81 आ रहा है। ऐसे 7 और 6 का 13 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 169 आएगा। ठीक है, आंसर है। तो इसका बी ऑप्शन था। कैसे आया आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। देखो इसमें आपको दे रखा है कि जैसे 8, 4, 1 की वैल्यू 3 दे रखी है, 633 जो है वो 5 के बराबर है, 425 जो है वो 7 के बराबर है। तो आपसे पूछा 217 किसके बराबर होगा। तो इसे कैसे करना था, ये था आपका 8, 4 और 1, 8 और 4 12, और ठीक है। इसमें देखो क्या लॉजिक होगा। देखो 8 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2, और उसमें अगर 1 जोड़ दोगे तो 3 आया। समझ में, इन नंबर के साथ प्ले करना है आपको। जैसे इसमें देखो 6 को 3 से डिवाइड करो और उसमें 3 जोड़ दो, तो 3 दूनी 6, 2 और 3 5 आ गया, ये भी आ गया। अब ये देखो 4 को 2 से डिवाइड करो और उसमें 5 जोड़ दो तो 7 आ रहा है। तो इसी तरीके से 2 को 1 से डिवाइड करो और उसमें 7 जोड़ दो तो क्या आना चाहिए, 9। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। थोड़ा सोचना पड़ता है इन सब में। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएंगे आपको, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना एसएससी में, हमेशा आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कैसे नंबर के साथ प्ले करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सिंपल सा था, जैसे ताश के अंदर जोकर एक्स्ट्रा होता है, ऐसे पुस्तक के अंदर उसका कवर एक्स्ट्रा होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, हिंदी वालों के लिए आवरण है। 5वां वाला देखो इसमें एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, ये सीरीज कंप्लीट करने का है। जैसे आपको दे रखा है, इसमें काउंट करके देख लो, जैसे A डैश A डैश A डैश BA। तो हमेशा काउंट कर लो टोटल। जब आप इसे काउंट करोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बन रहा है। और आंसर देख लो 4 के सेट में दे रखे हैं, तो यानी कि 4 का सेट बनाना है। ये हिंट देने के लिए आपको। ऑप्शन अगर 4 में दे रखे हैं ना तो जनरली ऐसा होता है, इक्का दुक्का जगह छोड़ दो
तो 16 टोटल है और 4 का सेट बनाना है, तो यानी कि 4 का सेट बनेगा, 4 पेयर ऐसे बनेंगे 4 करके। तो देखो 1 2 3 4, एक तो यहाँ लाइन खींच दो, 1 2 3 4 एक यहाँ लाइन खींच दो, 1 2 3 4 एक यहाँ लाइन खींच दो। अब देखो देखो यहाँ ए बी बन रहा है, यहाँ ए बी बन रहा है, यानी कि ऐसा नंबर यहाँ पे आएगा। मान लिया आपने सपोज ऑप्शन उठा लिया, ऑप्शन उठा के पुट करके देख लो। जैसे आपने पहला ही ऑप्शन लिया, तो पहले ऑप्शन में आपने यहाँ रखा ए, दूसरा यहाँ रखा बी, और फिर आपने रखा बी, और फिर आपने रखा ए। तो आप देखो कुछ बन रहा है, ट्रिपल ए बी, ए बी ए बी बी, ए बी ए नहीं बन रहा। मतलब ए बी बी और ए बी ए बी ए, तो ये वाला तो बन रहा है, लेकिन ये ट्रिपल ए बी और ट्रिपल ए बी ये सेट नहीं हो रहा। यानी कि ये दोनों तो मिल गए, ये और ये तो मिल गए, लेकिन वो सेट नहीं हो रहा, ये पहला पेयर और तीसरा वाला सेट नहीं हो रहा। तो इसको देखो, अब अगर मैंने दूसरा ऑप्शन रखा दूसरे वाले में, लेकिन क्या चेंज करने से खाली होगा, देखो आप देखोगे ना, अगर ऑप्शन में ए बी ए, मतलब यहाँ पे अगर मैं ए कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। देखो कैसे, देखो ये तो बन रहा है, ये वाला ऑप्शन क्या है, देखो ट्रिपल ए बी बन गया, ये वाला पेयर मैच हो गया, और ये वाला मैच ऑलरेडी हो ही रहा था, ए बी ए बी ए। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी, इसका सी ऑप्शन है, सी आंसर है। तो इस तरीके से पेयर बना के देख लो और ऑप्शन पुट करके देखो, जैसे जैसे आप वैल्यू उसमें रखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वाला सेट होना है जल्दी से। लेकिन पेयर बनाने को कुछ लोग 3 का पेयर बनाते हैं, ऐसे नहीं, आपको देखना है कि आंसर में कितना का दे रखा है। अगर 4 अल्फाबेट दे रखे हैं, 4 का पेयर बनाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा लॉजिकल है। इसमें क्या बोला, घड़ी है, ये घड़ी के अंदर थोड़ा सा, ये तो खुद ही आप समझ जाओगे यार, थोड़ा लॉजिकल ये है। यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ पे क्या बजता है आपका 6, यहाँ पे 9, और यहाँ पे ये हो गया 12, और यहाँ पे 3। इसने क्या बोला कि अगर घड़ी जो दर्पण में है, मतलब मिरर के अंदर क्या बज रहे होंगे। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सी बात है, 3 4 कहीं यहाँ पे होता होगा, 5 यहाँ पे होता होगा, तो 4, अगर 4 10 हो रहे हैं तो 4 से थोड़ी आगे सुई होगी छोटे वाली सुई 4 से थोड़ी सी आगे होगी। इसी तरीके से 10 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो 10 के लिए यानी कि बड़ी सुई इस 2 पे होगी। समझ गए ना, 4 10 कुछ ऐसे बजते हैं, लेकिन ये मिरर में बज रहा है, ये मिरर में ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी कि जब इसका रियल में देखोगे ना, तो रियल में इसकी इमेज बनेगी, और इमेज आपको पता है इसकी कैसी बनेगी। अगर ये घड़ी ऐसे है तो इमेज इसकी ऐसे बनेगी। देखो मैं ऐसे बनाता हूँ, इसकी इमेज बनेगी कैसे, ये बड़े वाली घड़ी तो यहाँ पे आएगी, बड़े वाली जो सुई है घड़ी की, और जो छोटे वाली आएगी वो यहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे आएगी ऐसे करके। तो आप देखना जब आप इसमें देखो ना, तो वो जैसे 3 से थोड़ा आगे आ रहा है ना, जैसे 3 से अगला नंबर क्या है, 4 है, ऐसे ही जब इधर को आएगा ना तो 6 से अगला नंबर कौन सा होगा, 7, 7 से थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे देखो जैसे यहाँ 2 पे आ रहा है तो यहाँ पे किस पे आएगा, 10 पे आएगा। तो अब देखो 7 से थोड़ा आगे और यहाँ 10 पे, यानी कि क्या बज रहा होगा, 7 से आगे जा रहा है, तो 7 बज के, और जब 10 पे बड़ी सुई रहती है तो 50 होता है मिनट। ठीक है, सो 7 बज के 50 बज रहे होंगे, और उसका दर्पण में दिखाई देगा इतना। तो समझ गए होंगे, देख लेना, इसे समझ लेना किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ये आप सब ये आपको आना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये है कि जब भी मतलब सपोज किसी पार्टी के अंदर आपको बोलेंगे कि भाई किसी पार्टी के अंदर इतने लोग गए, उन्होंने सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताओ कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो इसके लिए सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, एन सी और 2। ध्यान रखना हमेशा, एन होता है कितने लोग गए थे, 8 गए, और ये कॉम्बिनेशन का होता है। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उन्हें समझ में आता होगा, जो नहीं होंगे उनके लिए बताता हूँ। खाली क्या करना है, जो जितना नंबर दे रखा होगा वो नंबर लिखना, उससे 1 कम मल्टीप्लाई करना और 2 से भाग दे देना। तो 8 7 56 बटे 2 28 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमेशा तरीका होता है इसका। और जो मैथ के हैं उन्हें NC2 कॉम्बिनेशन का टॉपिक है ये, तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था, ये हो गया होगा। नेक्स्ट देखो ये थोड़ा लॉजिकल है यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा टाइम लूँगा, बाकी तो चलो ठीक है, इसमें मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, ये क्या है, देखो एक बहुत बड़ी क्यूब है आपके पास, एक आपके पास बड़े वाली क्यूब है। ठीक है, तो हिंदी में उसे घन बोलते हैं। तो ये जो घन है ना, ये कुछ इस तरीके से होती है, आया समझ में। अभी इन्होंने क्या किया, इस घन में समझना, और ये बनी कैसे है ये क्यूब, इस क्यूब को छोटे छोटे 125 क्यूबों से बनाया। पहले तो आप ये समझो ये 125 का क्या मतलब छोटे छोटे ऐसे क्यूब होंगे, ये छोटे छोटे क्यूब होंगे, ये ऐसे छोटे छोटे क्यूब होंगे। ठीक है, इनसे मिलकर बनाया। तो ये 125 का मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि जो बड़े वाली घन है ना, वहाँ उसमें 5 छोटे क्यूब लगाए होंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से 5 छोटे क्यूब लगाए होंगे, 1 2 3 4 5। मतलब जो ये लाइन है ना, अगर मैं ये वाली लाइन की बात करूं, इस लाइन को ना 5 भाग में डिवाइड किया होगा, 5 भाग में, n की वैल्यू 5 है, तब जाके 125 क्यूब बनेंगे। हमेशा तरीका होता है, ध्यान रखना, जितना बड़े वाली लाइन को जितने भाग में डिवाइड करोगे, अगर उसका क्यूब कर दोगे, इस 5 का अगर क्यूब कर दोगे, 5 का क्यूब कर दोगे, तो उतने छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बनता है एक बड़ा क्यूब।
पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब छोटे छोटे जो हैं, एक क्यूब की जो साइज है, एक क्यूब का जो लेंथ है उसका 5 है, ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अब इन्होंने देखो क्या लॉजिक होता है इसमें, इसमें आप लिख लो, ये सब फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी भी। देखो अब उसने क्या करा इसमें, यहाँ अपोजिट फेजेस पे, मतलब इसके यहाँ तो रेड कर दिया, फिर इसके सामने भी रेड कर दिया, यहाँ पे ब्लू कर दिया, फिर इसके सामने भी ब्लू कर दिया, यहाँ पे ग्रीन कर दिया, मतलब कुछ भी कलरफुल कर दिए, आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब 6 के 6 फेजेस पे इसके रंग कर दिया मिला के। अब क्या बोला, इसको कट कर दिया, मतलब सारे क्यूब को अलग हटा हटा के फेंक दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, देखो यहाँ लिख लो, एक तो बनता है कि क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ लिख लो नंबर ऑफ सरफेस पेंटेड, मतलब ऐसे पूछ लेगा आपको नंबर ऑफ सरफेस पेंटेड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ क्यूब्स, एन नंबर ऑफ क्यूब्स, उस पर डिपेंड करता है। देखो कैसे, कितने ऐसे क्यूब निकलेंगे। देखो सबसे पहले समझो, अगर पूछ लिया आपसे कि ऐसे जब इसको ब्रेक कर दोगे, मतलब इस बड़े वाले क्यूब को हटा के छोटे छोटे क्यूब में तोड़ दोगे, तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसके 3 फेस, देखो हर क्यूब के अंदर आप समझ रहे हो कितने फेस होते हैं, फेस पता है कितने होते हैं, फेस 6 होते हैं। देख लेना, माचिस का डब्बा उठा के 6 फेस निकलेंगे उसमें, ठीक है। वो तो क्यूबॉइड होता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज उठा के देखोगे 6 फेस होते हैं उसके अंदर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कि बताइए उसके अंदर कितने सरफेस ऐसे हैं कि वो पेंटेड मिलेंगे, उसमें कलर मिलेगा, तो ऐसे हमेशा 8 फेज होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़े क्यूब से मिलकर बन रहा हो, कितने भी छोटे क्यूब से बन रहा हो, ये फिक्स होता है, ये हमेशा फिक्स होता है, याद रखना। 8 ऐसे क्यूब मिलेंगे जिनके 3 सरफेस पेंट रहते हैं। दूसरा, इसमें क्या 2 सरफेस पेंटेड के लिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है सीधा सा n-2। ये आया कैसे, ये सब थोड़ी इसके लिए एक पूरी क्लास लेनी पड़ेगी तब समझ में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा फॉर द टाइमिंग और एग्जाम के लिए चीज़ें नोट डाउन कर लो और समझ लो, कभी आए तो आपको पता है। तो ये होता है n-2 इंटू 12, मतलब इसका मतलब समझो। अभी देखो यहाँ पे अगर ये पूछ लेता आपको कि आप ऐसे छोटे वाले क्यूब बताओ जिनकी 2 सरफेस, मतलब जिनके 2 जो उसके सरफेस हैं उन पे रंग मिले, बाकी किसी पे ना मिले, 2 सरफेस पे रंग मिले बाकी किसी पे ना मिले, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 सरफेस का n कितना है, यहाँ पे 5 है, तो 5 - 2 इंटू 12, तो कितना हो जाता है, 12 या 36 हो जाता आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, देखो इसमें पूछा तो ये कि सिंपल वाला है, लेकिन मैं आपको सारे उसके एक्सपेक्टेशंस बता दे रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। कई बार पूछ लेगा एक का बताओ, मतलब ऐसे क्यूब बताओ जिनका एक सरफेस पेंट हो रहा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-2 का स्क्वायर इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या अगर पूछता तो क्या हो जाता, 5 - 2 का स्क्वायर इंटू 6, यानी कि 5 - 2 3 3 54, तो 54 ऐसे क्यूब निकलते जिनका सिर्फ एक सरफेस पेंट हुआ रहता। चौथा जो आपके सवाल में पूछा है, यहाँ पूछा है, ये पूछा है कि ऐसे छोटे वाले घन मिलाने बताने आपको, ठीक है, छोटे घन बताने जिन पे कोई रंग ही नहीं है, मतलब जीरो, मतलब उसके किसी भी सरफेस पे रंग नहीं है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, निकाल लो, तो ये जगह 5 - 2 का होल क्यूब, मतलब 3 3 होती है 27, यही आपका आंसर है। तो मैंने देखो एक छोटे वाले सवाल में ही, इस सवाल में आपको बड़े आने वाले टाइप में कितने भी सवाल आ सकते हैं वो करा दिया मैंने, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। और ये ठीक है, और उसका लॉजिक क्या होता है, कैसे होता है, ये अपने आप में क्लास है बड़ी, तो अभी समझाने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या होता है, क्या पूछा है इसमें आपसे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है कि छोटा वाला फ्रैक्शन। अब यार इसमें भी आप, मैं बताऊंगा बहुत लोगों ने समय खराब कैसे करते हैं, बताता हूँ बच्चे। देखो यार 9/13, दूसरा क्या दे रखा है 17/26, और ये दे रखा है 28/29। अभी देखना इसमें पेन भी नहीं लगा चलाना था, 33/52। कुछ लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर करके देखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है नीचे, उसको डिवाइड कर करके देखेंगे, और यार देख लो पॉइंटों में निकाल लो, जो सा छोटा आएगा वही आंसर होगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखो बताता हूँ आपको, दिख रहा है यहाँ 13 है, यहाँ 26 है और यहाँ 52 है, तो आप एक काम करो, सबको 52 बना लो, क्योंकि 3 को तो बना ही सकते हो, तो अगर 52 बनाओगे इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 36/52। समझना यहाँ से, ऐसे ही इसको 52 बनाना, 26/2 17 यानी 17 × 2, ये हो जाएगा 34/52। ठीक है, ऐसे ही ये लास्ट वाला अपने आप दे ही रखा है 33/52, और एक नंबर ये जो है इसको अभी छोड़ दो। तो अब इन तीनों में अगर चेक करोगे तो नीचे तो सेम आ गया, नीचे सेम आ गया, तो बस ऊपर वाले को कंपेयर कर लो, कौन सा सबसे छोटा दिख रहा है, यही 33/52। तो 33/52 सबसे छोटा आ गया इन तीन में। अब इसका कंपैरिजन सिर्फ आपको 28/29 से करना है। अब एक बात बताओ मेरे को, 52 से 33 को डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा, लगभग 0.6। मैं तो रफली कर रहा हूँ, 5 को 3 से कर रहा हूँ, 5 अंक 30 होता है, 2 डिजिट छोड़ दो, सिंगल डिजिट कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ 29 को 28 से करोगे लगभग 0.9 के आसपास आएगा, तो साफ साफ दिख रहा है ये वाला छोटा है, तो यही आंसर होगा 33/52। क्या पेन चलाने की जरूरत थी इसमें, करते रहो डिवाइड, कोई वहाँ तुम्हें पद्मश्री थोड़ी देगा कि हाँ ये आपने करके दिखाया है इसे पूरा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें पूछा हुआ है, ये भी बढ़िया सवाल है। इसमें बोला है कि मतलब
एक मेले में जाने का प्रोग्राम बनाया लोग, कुछ दोस्तों ने मिलके, और उन्होंने कहा कि हमारा जो खर्च आएगा ना, कुल खर्च वो 96 रुपये आएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उनमें से सपोज एन ने बुलाया था, लेकिन एन में से 4 लोग भाग गए। 4 लोग भागने की वजह से जो खर्चा है वो 4 प्लस हो गया। खर्चा तो 96 रुपये ही आना था ना, वो 4 प्लस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ऑप्शन उठाओ। जैसे पहला ही ऑप्शन मैंने ले लिया, सपोज में 12 लोग थे, तो 96 खर्चा करने के लिए एक बंदे को 8 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 96 आ गया। लेकिन कंडीशन क्या होगी, 4 भाग गए, 4 भागने की वजह से 8 बचे, यानी कि अब एक बंदे को कितना खर्चा करना पड़ेगा, 12 रुपये 96 आने के लिए। अब देखो पूछा क्या है सवाल में, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना सेटिस्फाई, पहले ऑप्शन से कर रही है। अब देखो लेकिन पूछा क्या है, ये देखो, उसने बोला कि बताइए कितने मित्र मेले में गए, तो मेले में जाने वाले लोग तो 8 ही थे ना, क्योंकि 4 तो भाग गए। अगर पूछता कि बताइए मेले में जाने वाले लोग कितने थे शुरुआत में, तो वो आंसर क्या आता, 12। लेकिन आपका आंसर यहाँ 8 आएगा, तो ऑप्शन है सी। आया समझ में। तो तरीके होते हैं यार क्वेश्चन सवाल करने के, सोचते रहो कुछ भी बैठ के। ऑप्शन का ये ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको, कुछ करने के लिए दे रखा है, ऐसे नहीं है कि बस कुछ बच्चे हैं क्या धुंध क्वेश्चन पढ़ा और बस आंख बंद करके लग गए बिना कुछ ऑप्शन को देखे हुए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता, टाइम नहीं बचा पाओगे। अच्छा देखो, इसमें पूछा है कि रोंग बताना है, तो यार ये तो सिंपल सी बात है, बांडीपुर, मुडुमलाई और वेदांतंगल, जो ये है ना, ये तीनों या तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बर्ड सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। लेकिन जो थेकाडी है ना, थेकाडी जो लोग घूमने के शौकीन होंगे उनको थोड़ा पता भी होगा, ये केरला में एक जगह है, केरला में थेकाडी, ये टूरिस्ट प्लेस होता है। थेकाडी जो है ये टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, स्पोर्ट है, और ये परियार नेशनल पार्क के पास पड़ता है, ठीक है। तो ये इसमें सबसे अलग है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस था, उसके साथ रिजर्व पार्क दे रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आप कर लोगे। देखो इसमें क्या है, 23-11 में जोड़ के कितना आएगा, 45-29, फिर उसमें कुछ कॉन्स्टेंट नंबर जोड़ के एक नंबर आएगा, फिर उसमें कुछ, और इसमें बढ़ा हुआ नंबर आएगा, बढ़ा हुआ नंबर देख लेना तो वो समझ में आ जाएगा आपको क्या करना। इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, तो मैं नहीं कराऊंगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 13, इसमें आपको, इसमें यार इस तरह क्वेश्चन में हमेशा कैसे करना है मैं आपको ये समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि एग्जाम में आप टाइम ना लगाओ। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। इसमें कुछ नहीं करना है, जब भी आपको कुछ नंबर दे रखे ना, ऐसे लिख लो उसे, 8, 6 और ये 96 और 2। ऑप्शन उठा के पुट करना। जैसे पहला ही ऑप्शन देख लो आप, अगर पहला ऑप्शन यहाँ क्रॉस है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये होने के बाद 0 आना चाहिए। तो देखो हमेशा पहले डिवाइड को करते हैं, तो 6/96 करोगे ना, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 6/96 और गुना 8 और माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 8 × 8 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1/2 में से 2 घटा के 0 आएगा, नहीं आएगा, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। इसी तरीके से हर एक जो साइन है वो पुट करके आप देखोगे ना, जैसे मैंने अब सपोज ये वाला नहीं हुआ, अभी से हटा के मैंने यहाँ माइनस और यहाँ डिवाइड कर दिया। अब इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ क्या रखा, माइनस। देखो अब देख लो, ऐसे ये हो जाएगा 8 गुना 6 माइनस 96/2 हो गया। ये 96/2 कितना होता है, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और ये 48 होता ही है, तो 48 में 48 जाके 0, यानी कि बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके देखनी है, जो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पुट करके देखते रहो। और कौन सा रूल लगाना होता है, बोर्ड मास, ये ध्यान रखना। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर ऑफ मतलब का, डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास लगाना है, उसके हिसाब से सोल्व करते चले जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14। देखो इसमें भी ये पूछा हुआ है कि कौन सा गलत होगा, तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है यार, 1 5 और यह 5 9 7 11 11 15 और 12 17। तो इसमें देखो ये साफ साफ दिख रहा है, ये 4 हो गया, इनका छोड़, इनके बीच में 0 है, ये फिर 4 हो गया, ये 2 जा रहा है, तो ये एक पेयर बन रहा है, यहाँ से छोड़ो, फिर ये 4 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर यहाँ 4 हो गया। देखो 4 0 4 4 0 4 का पेयर बन रहा था, यानी कि यहाँ से अगर पेयर बनाऊंगा तो 4 का अंतर आना चाहिए था, तो ये 12 ही गलत है। इसकी जगह क्या आता, अगर 13 आता काम हो जाता, ठीक है भाई। चलो ये हो गया, और आपको ये भी दिख रहा होगा 9 में से 7 जाके -2 हो रहा है यहाँ पे, ऐसे 15 में से -2 करोगे तो यहाँ 13 आना चाहिए था, ठीक है। तो पेयर चेक करने होते हैं। 14th का ये आंसर क्या हो जाएगा, 14th का हो जाएगा सी ऑप्शन है 14th का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, जब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करोगे इंग्लिश में, उसमें आता है साइड मतलब होता है CID, साइड मतलब होता है किलिंग करना, मैट्री मतलब मदर, तो मैट्रीसाइड होता है वन हु किल्स हिज ओन मदर, उसे बोलते हैं मैट्रीसाइड। और होमिसाइड मतलब होता है जो नरसंहार करता हो या फिर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को किल करने वाले को होमिसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 16वां देखो, इसका ये ए ऑप्शन हो जाएगा। 16वें वाले में क्या है, इसमें पूछा कि कौन से एक जैसे बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यार देखो पहले वाला 4 3 7 और 1 8, पहले 3 को अगर जोड़ोगे आप तो चौथे वाला आना चाहिए,
तो दूसरे वाले 4 3 7 2 9 दूसरे में भी बन रहा है, तीसरे में 8 3 2 5 और 3 8 तीसरे में बन रहा है। लेकिन चौथा देखोगे जब उसमें 5 + 3 + 2 जोड़ोगे तो वो 10 बन रहा है, लेकिन चौथा दे रखा है 9 इन्होंने, तो डी आंसर है, वही सबसे अलग है। 16 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो बहुत ही इस तरह के लेवल के ही क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे, और थोड़े से चीज़ों के लिए तैयार रहा करो, रेडी रहो कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको समय खराब नहीं करना है। अभी देखो इस वाले में कुछ नहीं करना था। लॉजिक क्या है इसमें, आप जब भी आपको ऐसा कुछ नंबर दिखाई दे जाए ना कि आप दिख रहा है कि जब उनको, जैसे सपोज देखो पहले वाले में देखो 10 12 और 4 और 10, अगर मैं इनको जोड़ के और लास्ट में 18 दे रखा है, तो पहले इनको जोड़ के, पहले 2 को देखो, फिर 3 को देखो, 4 को देखो, जोड़ के डिवाइड करके यही ऑपरेशन लगता है। तो इसमें क्या ऑपरेशन है, 10 12 को जोड़ो 22 4 26 और 10 36, 36 तक 18 जाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही है। ऐसे दूसरे वाले में 11 + 12 + 12 + 5 करोगे तो 12 12 24 5 29 और 30 40, 40 से आपको लास्ट वाले में 20 में पहुंचना है, तो 2 से डिवाइड करोगे, तो लास्ट वाले में भी यही कर दो। ये क्या 15 + 8 + 10 और + 13, यानी कि 18 और 10 28 और 5 33, 33 और 3 36 और 10 46, और 46 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा 23, 23 आंसर होगा। 23 है ऑप्शन में, ये है आपका डी, 17 का डी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं 18, ये प्रैक्टिस से आती हैं सब चीज़ें। नेक्स्ट, ये तो सबको पता ही होगा, इसमें जहाँ जिधर जिधर को मूव करना बता रहा हो उधर को चलते रहो, और वही आपको स्टार्टिंग पॉइंट का बता देगा कितने किलोमीटर है, ठीक है। अब ये जो कंक्लूजन के क्वेश्चन, इससे सिलॉक्स के क्वेश्चन है, इनको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। सिलॉक्स की 1 2 वीडियो बना के डाल भी देंगे ताकि बच्चों को डाउट ही ना रहे। लेकिन करते कैसे, देखो पहला स्टेटमेंट दे रखा है इसमें कि सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स, नहीं पहला स्टेटमेंट है ऑल फ्रूट्स आर लीव्स। तो इसमें देखो किस किस के बारे में बात कर रहा है, फ्रूट के बारे में मैंने एफ से डिनोट कर दिया, एक लीव्स के बारे में, और एक इसने ग्रेप्स के बारे में, उसे मैंने जी कर दिया। अब देखो क्या पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ऑल फ्रूट्स आर लीव्स। तो देखो ऑल मतलब ऑल फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स जो हैं वो लीव्स हैं, तो मैंने फ्रूट को लीव के अंदर डाल दिया, ठीक है, क्योंकि सारे फ्रूट बोला है। फिर क्या बोला, सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स, सम फ्रूट्स यानी कुछ पोर्शन फ्रूट का आना चाहिए, ठीक है, तो कुछ पोर्शन ले लिया मैंने और ये ग्रेप्स के अंदर आ गया, ठीक है, सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स। अब कंक्लूजन पूछ रहा है, कंक्लूजन सम लीव्स आर ग्रेप्स, तो देखो ना सम लीव्स, ये लीव्स का देखो ये पोर्शन है कि नहीं है, ग्रेप्स के अंदर आ रहा है, लीव्स का ये लीव है और ये ग्रेप है, आ रहा है ना, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा चेक करो, दूसरे में बोला सम लीव्स आर ग्रेप्स, सम लीव्स आर ग्रेप्स, हाँ ठीक है। और कंक्लूजन 2 ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट्स, ऑल ग्रेप्स, क्या सारे ग्रेप फ्रूट के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कहाँ आ रहे हैं, ग्रेप्स आधा भार भी तो है, तो बस पहला स्टेटमेंट सही है, ओनली 1, तो ए ऑप्शन है इसका। समझ में आ रहा है सभी को, आसान था, कुछ नहीं है। अभी देखो इसमें बोल रखा है कि डॉक्टर सर्जन और नर्स के बीच में रिलेशन बताओ। तो पहले मुझे एक बात बताओ यार, नर्स की तो कैटेगरी बिल्कुल अलग होती है, तो नर्स और डॉक्टर और सर्जन के बारे में, नर्स तो बिल्कुल अलग हो ही गई पहली चीज़। तो ये देखते ही आपको ऑप्शन सी और डी तो खत्म हो ही गया, अब ए और बी बचा। आप समझो, देखो जो डॉक्टर होते हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं वो सारे डॉक्टर सर्जन हो जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि सर्जन कौन होता है, जो सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, आया समझ में। तो बेसिकली ऑल सर्जन्स, अगर मैं कहूँ जितने भी सर्जन्स हैं वो डॉक्टर्स जरूर मिलेंगे आपको, लेकिन सारे डॉक्टर सर्जन नहीं मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ ऑल डॉक्टर्स, ऑल सर्जन्स आर डॉक्टर्स, ऑल सर्जन्स आर डॉक्टर्स, मतलब सारे सर्जन जो, जिनको हम सर्जन बोलेंगे, ऑपरेशन करेगा, उसने पक्का MBBS डिग्री तो ले रखी होगी, ऑपरेशन करने के लिए अलग से कुछ किया हुआ होगा, तो वो सर्जन जो है वो डॉक्टर तो है, लेकिन सारे डॉक्टर सर्जन नहीं होते, इसलिए मैंने डॉक्टर्स को बाहर वाली कैटेगरी में रखा है। तो इसका कौन सा सेट बोल रहा है, ए बैठ रहा है सेट, ये आंसर है, ठीक है। ये समझना पड़ेगा आपको, चीज़ें पता होना चाहिए, ये लॉजिक होता है दिमाग के, थोड़े से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब ये वाला भी कर लो आप, जैसे इसमें दे रखा है सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो देखो सम पेन्स आर पेंसिल्स, ये पेन है, सम पेन्स आर पेंसिल्स, ये पेंसिल है, एल से डिनोट कर रहा हूँ, PL से। फिर इसमें बोला है कि ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, सारी पेंसिल इरेजर, तो पूरी पेंसिल को मैं इरेजर के अंदर डाल दिया, ये डाल दिया, इरेजर के अंदर डाल दिया पूरी पेंसिल, ठीक है। अब क्या बोला कि सम पेन्स आर इरेजर्स, सम पेन्स आर इरेजर, हाँ तो देखो ये पेन जो है इतना पोर्शन इरेजर के अंदर भी आ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब दूसरा देखो, नो पेन्स आर इरेजर, यार ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी तो आपने सम पेन बोला है, तो नो का तो गलत हो ही गया ना, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी। तो और थर्ड स्टेटमेंट है सम इरेजर्स आर पेंसिल्स, हाँ दिख रहा है ना, देखो ये इरेजर का, ये वाला पोर्शन इरेजर का, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, सम इरेजर्स आर पेंसिल्स। देखो ये जो पेंसिल्स के अंदर जो पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन आ रहा है, ये इरेजर का ही तो पार्ट है कि नहीं है, तो सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, ये भी ट्रू है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो यह ऑप्शन बोथ 1 और 3 आएगा इसमें, ऑप्शन सी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22,
इसमें बोल रहा है कि ऐसे स्टूडेंट बताने जो मैथ और फिजिक्स हो। तो मैथ और फिजिक्स में कॉमन आने वाले नंबर कितने थे? 12+7। मैथ और फिजिक्स में 12+7 कॉमन था, लेकिन उसने बोला स्पेनिश ना हो, तो स्पेनिश घटा दो। स्पेनिश 7 घट जाएगा, क्योंकि स्पेनिश का पोर्शन है जो 7 आ रहा है, देख लो डायग्राम में। तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 ही बचेगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को? आसान था ये तो यार, आता ही होगा सभी को। 22 का ए ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट देख लो 23। इसमें भी सिंपल है यार। इसमें देख लो कुछ ऐसी फिगर है जो एक के अंदर एक बन रही है, जैसे 1 है, 9 है, 4 है, तो एक कैटेगरी में रख दो, आंसर आ गया सीधा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो यार, ये जो डे कैलेंडर वैलेंडर वाले होते हैं, इनमें समय बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये। इनमें समय खराब करने की बजाय मैं तो ये सजेस्ट करूँ, जिससे हो गया ठीक है, नहीं तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। अपने आप में एक वाइड टॉपिक होता है, तो मैं इसको समझाना नहीं चाह रहा अभी, ठीक है। तो जिसको करना है कैलेंडर का टॉपिक अपना कर लेना, इसके लिए एक वीडियो अलग से बना के डालनी पड़ेगी, थोड़ा ये वाइड टॉपिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25। ये वाला, ये थोड़ा सा, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? देखो 12, 15, 3 में क्या लॉजिक लग रहा है, पहले आप देख लोगे डिवाइड वाइड करके सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ऐड 12, 15 को ऐड करके देखो क्या आएगा, 27 आएगा। अगर 27 से आपको, देखो 27 से आपको किस में पहुंचना है? 3 के पास पहुंचना है, क्योंकि जो उसका कॉमन दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना 15, 12 से 3 जा रहा है, तो 27 को अगर 9 से डिवाइड कर दो तो 3 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही 44, 48 को 28 और 4 32, और यानी कि 72 से आपको 8 जाना है, तो देखो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि क्या हो रहा है, दोनों को ऐड करके 9 से डिवाइड करके आंसर आ जाता है। यानी कि 4 3 7, 6 5 11, इसको 9 से डिवाइड कर दो, तो ये जगह 9 कम 9, 9 3 27, 13 आंसर होगा। तो 25 का हो गया ए। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को? तो ये पूरा रीजनिंग का पेपर था आपको, इसमें देखना आपने कहाँ गलती करी और कैसे आप क्वेश्चन कर रहे थे, थोड़ा आपको सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चंस जो आपके हैं कि आपने उसमें क्या गुल खिलाया है, ठीक है, और किस तरीके से आपने सॉल्व किया उन्हें। वो इंपॉर्टेंट क्या, आपको ये चेक करना है कि आपके मेथड्स क्या थे और क्या सही में मायने में वो क्वेश्चंस टफ थे। टफ नहीं थे तो, अगर आसान भी थे तो आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, सभी उसमें ऑब्जर्व करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सबसे फर्स्ट जो है वो है एलसीएम एचसीएफ का। क्वेश्चन नंबर 76 था आपके पेपर का। तो उसमें क्या बोला कि देखो उसमें आपको सीधा सीधा दे रखा है, एचसीएफ आपकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि लघुत्तम ये महत्तम समापवर्तक की वैल्यू 23 दे रखी, और 2 लीस्ट मल्टीपल दे रखे हैं, यानी कि ए और बी। ए पहला क्या दे रखा है 13 और 14, और आपसे पूछा बड़ा नंबर क्या होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक इसमें समझाता हूँ। हमेशा ध्यान रखना कि जब आप नंबर निकालते हो ना, सपोज 2 नंबर के तो एचसीएफ एलसीएम निकालोगे ना, 2 की बात हो रही है, तो जो नंबर होता है ना उसमें हमेशा एचसीएफ मिनिमम मल्टीपल होता है, और फिर उसके साथ एक प्रोडक्ट होता है कॉन्स्टेंट जो ए दे रखा है। और सेकंड नंबर अगर आपको निकालना है तो मिनिमम उसमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई होगी, और कांस्टेंट वैल्यू जो दे रखी है आपको, जो प्रोडक्ट दे रखा है वो होता है। तो जब आप एच ए करोगे तो ये आएगा 23 गुना 13 आएगा, और दूसरे का निकालोगे आएगा 23 गुना 14। तो आपसे इसने बड़ा पूछा है छोटा पूछा है, लार्जर पूछा है, तो यही तो होगा लार्जर वाला। तो 14 3 42, 4 14 3 28, 4 32, 322 आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना था इसमें, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि ये होता है ऐसा करके। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देखो इसमें बोल रहा है कि एक ट्रेन है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है तो 11 मिनट लेट आती है, 50 से चलती है तो 5 मिनट लेट आती है। तो बताओ करेक्ट टाइम क्या होगा ट्रेन का पहुंचने का। तो आप एक, मैं इसका सीधा सीधा बताता हूँ, जब मैंने क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो आपको जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिनको पता होगा, जो पढ़े हुए हैं, वो तरीका क्या होता है। डी बराबर होता है, मैं जो हमेशा कराता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड और डिफरेंस ऑफ द स्पीड, और इनटू टाइम आता है कितना लग रहा है। तो मैंने आपको समझा रखा, अगर लेट लेट आता है दोनों, या फिर क्या बोलते हैं बिफोर टाइम आता है, बिफोर टाइम, दोनों सेम रहे तो हमेशा माइनस होता है। और अगर लेट और बिफोर का कॉम्बिनेशन हो या बिफोर लेट का कॉम्बिनेशन हो तो प्लस हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ लेट लेट आ रहा है तो देखो क्या होगा, दोनों स्पीड तो दे रखी है आपको, 40 गुना 50 दे रखा है, और स्पीड का अंतर क्या है 10, फॉर्मूले में सीधा। और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पहले 11 मिनट फिर 5 मिनट, और दोनों क्या आ रहा है, दोनों में देर हो रही है, तो दोनों का टाइम 11 - 5 6 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, सोल्व कर लो। यहाँ 10 आ जाएगा, 1 0 ये 1 0 ये, ऊपर वाली 0 साफ हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस आ जाता है, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे का डिस्टेंस रहा होगा जब ऐसा कोई कुछ सिचुएशन आ रही होगी। अब कुछ भी नहीं करना, आपको पता है टाइम निकालने के लिए आप जानते हो, अगर आप इस डिस्टेंस को किसी भी स्पीड से 40 से डिवाइड करोगे तो यह जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब है 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट, समझो 30 मिनट लगते हैं कब, जब वो 40 की स्पीड से जाता है। और उसमें कितना लेट पहुंच रहा था, देखो क्वेश्चन में लिखा है 11 मिनट की देरी से, यानी कि 30 मिनट में 11 मिनट लेट है, यानी कि एक्चुअल में टाइम उसे कितना लगना चाहिए था, 19 मिनट। आंसर सही वाला टाइम पूछा है ना, तो 19 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया? जिसको जो थोड़ा सा लॉजिक जानता है उसको समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आया होगा तो भाई वो जब वीडियोज आएंगी तो थोड़ा बेसिक जो कंटेंट हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ा रहता है फ्री वाला, उसको देखो और समझो। ठीक है, वहाँ पे वीडियोज आएंगी तब आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये 77 था आपका। क्वेश्चन नंबर 78, तो क्या बोला है कि दो पाइप है जो किसी टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में फिल कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद ए को बंद कर देते हैं। तो देखो 15 और 20 कैल्शियम बताया था 60 आ जाएगा, तो करा रखे हैं आपको। टाइम एंड जो समझ में नहीं आएगा, जिसको टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क की वीडियोस पढ़ी है, वीडियो 1 और 2 दोनों जाके देखे, उसमें बेसिक समझाया हुआ अच्छे तरीके से, समझ में आ जाएगा। तो देखो 15 चौका 60 और 20 दिया 60। अब देखो क्या बोला, दोनों को सात पानी भर रही है, कितने मिनट तक, 4 मिनट तक चली वो, यानी कि 28 भर चुका। समझ में आया पानी? देखो कितना भर चुका, 28। तो 28 भर चुका, बचा कितना, 32 बचा। अब समझना ध्यान से, लेकिन 32 को क्या है, अब कौन सी वाली पाइप क्लोज कर दी, ए वाली, यानी कि ये बंद कर दी, तो यानी कि 32 को ये 3 से भरेगा, तो 4 मिनट तो ये लग गई, और प्लस इसको देखो 3 ढाई 30, 10 मिनट ये लग जाएंगी। और अभी देखना 2 को भरेगा 3 से, इनटू सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो होगा 3 दूनी 6 20 दूनी 40, 40 सेकंड हो गया, यानी कि 14 मिनट 40 सेकंड में भरेगा ये। 14 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन होगा डी। आया समझ में? ठीक है, तो वीडियो देखना, वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 पड़ी हुई है आपका यूट्यूब चैनल पे, उसमें बेसिक कराया हुआ है टाइम एंड वर्क का, बाकी वीडियोस भी आने वाली है उसकी। ठीक है, जिसको नहीं आता बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 79। देखो कुछ भी नहीं है, मुंह जबानी वाले सवाल हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि मतलब समय बताना है आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब 600 यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट 672 हो जाएगा, रेट परसेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10% पर एनम पे ऑफ रुपीज़ 3200, यानी कि पी की वैल्यू। ये पता क्या बोल रहा है आपको कि 3200 रुपये आपने ब्याज पे दिए किसी को, या बैंक में जमा करे 10% का रेट से, तो बताइए उस पर 672 रुपये कितने दिनों में कमा लेगा। तो यार कुछ नहीं, भूल जाओ इसको, कुछ नहीं करना। देखो कैसे समझना है आपको, तो इसका 10% कितना होता है, 320, और फिर 10% मतलब अगले साल निकालोगे 320, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सिंपल सा, तो ये होगा 640। तो 2 साल में 640 ब्याज कमाता है साधारण ब्याज पे। तो यार 2 साल में 640 तो कमा लिया, अब ब्याज पे ब्याज भी तो कमाएगा, इस 320 पे भी तो 10% कमाएगा, और 320 का 10% कितना होता है, 32 होता है। ऐड करके देखो 2 7 672, हाँ यही आंसर है, यानी कि 2 साल आंसर होगा इसका। तो 79 का बी है आंसर। ऐसा में कैसे मैंने किया, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने हैं भाई, थोड़ा दिमाग भी लगाओ। ठीक है, ये फॉर्मूला फ्री मैथ्स आएगा आपका एग्जाम में, फॉर्मूला फ्री मैथ्स आएगा, तो आपको तरीके पता होना चाहिए। अभी देखो ये सवाल क्या है, इसने बोला कि एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर दे रखा किसी का, एक फैमिली है, तो फैमिली के पहले 3 महीने का 1 + 2 + 3 मंथ का जो एवरेज एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको, ये तो क्या दे रखा, 2200 रुपये। तो 2200 रुपये एवरेज है, तो पहले दूसरे तीसरे महीने का मिला के, तो एवरेज में डिवाइडेड बाई 3 होता है, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि उन तीनों महीने का सम आ जाएगा कितना, 6600। समझ रहे हो ना, 1 2 3 का। और अगले 3 महीने का ये हो गया, अगले 4 महीने का, यानी कि 4 5 6 और 7 का क्या दे रखा है आपको, 2550। तो उसका टोटल निकालने के 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 0 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, और 4 दूनी 8 और 2 10। और नेक्स्ट 5 महीने का, लास्ट के 5 महीने का, 5 4 9 3 12 हो गया ना पूरा साल, उसका कितना दे रखा है, 3120। तो 3120 × 5 करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। तो 0 5 दूनी 10, 5 × 5 6, 5 × 15। अब टोटल अगर मैं इनका ऐड कर दूं, तो देखो इनको ऐड कर दूं, यहाँ कर देता हूँ ऐड, देखो 15,600, 10,200 और 6600। जब मैं इनको टोटल साल का मेरा खर्चा आ जाएगा, 0 0 6 2 8 6 14, 6 5 11 और 1 12, 2 1 3, तो ये आ जाएगा मेरा 32,400। अब इसने बोला है कि अगर सेविंग 1260 है पूरे साल की, तो और ये खर्चा कितना आ गया पूरे साल का, 32,400। तो बताइए एवरेज मंथली इनकम। तो आपको पता है इनकम का फॉर्मूला, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको परसेंटेज की जो लास्ट में वीडियोस डाली है ना, तो उसमें मैंने ये फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर रखा है, तो आपको वहाँ समझना, पूरा बेसिक समझाया हुआ है। तो वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, हमारा चैनल जो है उसमें पूरा परसेंटेज की वीडियो डली हुई है, तो वहाँ देखना, मैंने डिस्कशन किया हुआ है। क्या है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो एक्सपेंडिचर आपका कितना है, 32,400, और सेविंग दे रखी है पूरे साल की 1260। तो मैं इसमें ऐड कर दूँ 1260 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा, 0 6 6 3 3। अब इसका एवरेज पूछा है, तो इनकम का अगर एवरेज पूछा तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसे पूरे को 12 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा फिर भाई, 12 दूनी 24, 24 कितना बचा, 24 और 9 12 96 और 12 5 60, 2805 रुपये।
तो आपका ये आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा? डी। डी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या था, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा मैथ्स का कोई फॉर्मूला यूज करवा रहे हैं या कुछ ऐसा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ अलग क्या चीज़ थी कि यहाँ पे आपको बेसिक एवरेज का पता होना चाहिए कि अगर आपको 3 महीने का एवरेज दे रखा है तो टोटल सम कैसे निकालते हो। देखो मैंने किया कैसे है, आपको पता होता है एवरेज का सम बराबर सम बटे नंबर बराबर एवरेज होता है। तो वहाँ पे आपको एवरेज दिया हुआ था, तो सम निकालने के लिए आप क्या करा, आपने सम बराबर n इंटू एवरेज ही तो किया। यही मैंने वहाँ किया। 3 महीने का तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 का तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 का तो 5 से मल्टीप्लाई, टोटल निकाल लिया। उससे आगे मेरी इनकम, मेरा एक्सपेंडिचर आ गया, सेविंग मेरी दे रखी थी, तो इनकम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा वो, और फिर उसे मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। यही मैंने सवाल में किया। ठीक है, तो ऐसा सवाल एसएससी में आया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीपीओ में, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसके आ सकता है। यही सोच के आपका टेस्ट में डाला है इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। अभी देखो, किसी आइटम को 10% की हानि पर बेचा जाता है और अगर उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाए तो उस पर 12.5% का लाभ हो जाता है। तो समझना, देखो सपोज उसकी सीपी यहाँ पे हुई होगी, ये है सीपी। अगर आप उसे 10% कम में बेचते हो, यानी कि 10% कम में बेचते हो, ठीक है, तो ये 10% का ये यहाँ हानि हो रही है। लेकिन जैसे ही आप उसे यहाँ से लेके यहाँ तक 9 रुपये ऐड कर देते हो उसमें, तो आपको जो 10% की जो हानि है ना, वो 12.5% का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं विंडो टेक्निक। इस विंडो से होता है विंडो टेक्निक। जितनी बड़ी विंडो है उतना प्रतिशत उसकी वैल्यू के बराबर रख देते हैं। तो देखो 10% लॉस 12.5% कमी में पूरा हो गया। तो 12 से 10 की पहले ये कमी पूरी करी, ये 10 की कमी पूरी हुई और ये फिर 12.5% प्रॉफिट कमाया। तो टोटल कितना कमा लिया? 22.5 कमा लिया। कितने की वजह से? 9 रुपये की वजह से। तो अगर 22.5% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? वही 100% ही अपने आप में सीपी होता है। तो निकाल लो, इसे मल्टीप्लाई कर लो आपस में ये एक्स से, तो ये हो जाएगा कितना? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 100 बटे कितना? 2.5। इसे ऊपर कर दो, होगा 25 चौका 100, 400। तो होगा 25 चौका 100, 40। 400 नहीं 40 आएगा, 1000 है ना, 25 चौका 100। हाँ, तो 40 रुपीज़ इसका आंसर होगा। सीपी कितना का? 40 रुपीज़, 81। ठीक है भाई, 82 देख लो। देखो इसमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके इनवर्स का जो सम है वो बताना है। देखो सिंपल सी बात है, मतलब दो संख्या है, सपोज उनका a प्लस बी, मैंने दो संख्या मान ली, 8 है, और उनका जो क्या बोलते हैं, गुणनफल है, और यहाँ पे दे रखा क्वोशिएंट। इसमें इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग दे रखा है, चलो देख लेते हैं वो मतलब क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्वोशिएंट और यहाँ पे दे रखा है गुणनफल। तो अगर a प्लस बी 8 है और ए बी बराबर कितना है? 15 है, तो साफ साफ दिख रहा है यार, ये 3 हो गए 5 होगा 15, और ये 3 हो गए 5 होगा 8। तो इनका पूछा 1/3 प्लस 1/5 पूछा है, तो एलसीएम 15 आ जाएगा। 3 पंजे 15, 5, 5 तिया 15, 3, तो 8/15 आंसर। ठीक है, 8/15 आंसर होगा। डी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन। तो इसमें ना देखो, हिंदी में जहाँ गुणनफल दिया है वो ठीक है, इंग्लिश वाले उसे देख लेना, एंड क्वोशिएंट की जगह ना, इंग्लिश वाले क्वोशिएंट की जगह उसमें प्रोडक्ट कर लेना भाई, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ प्रोडक्ट आएगा, क्वोशिएंट की जगह प्रोडक्ट आएगा इंग्लिश वाले। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 82 में ये चेंजेस है, 82 में। नेक्स्ट, ये मैंने अभी ध्यान दिया था इसलिए, चलो कोई नहीं। 83 देखो, हिंदी में लेकिन ठीक था वो। देखो इसमें बोला है आपको ए और बी की रेशो दे दी 1:2, बी और सी की दे दी 3:4, और सी और डी की दे दी 6:9, और डी और ई की दे दी 12:16। और मेरे हिसाब से चाहे आपको यहाँ और कितने रेशो दे दो, लास्ट में पूछ लेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सब की रेशो बता दो। ऐसे तरह के क्वेश्चन को कभी भी कोई फॉर्मूला, कोई लॉजिक कुछ नहीं लगा। मैं बताता हूँ आपको बहुत स्टैंडर्ड तरीका, जिससे पेन भी नहीं उठाना है। ऑप्शन में पहुंचो फटाफट। जैसे सपोज आपको पहला ऑप्शन ही मिल गया, आपको पहला ऑप्शन है क्या? 3:6:8:16। तो देखो कैसे पकड़ोगे फटाफट। पहले छोड़ दो, पहले वाले और दूसरे वाले ऑप्शन में अंतर देखो, मतलब रेशो देखो, ये 3 है 6 है, 1:2 का है, इनमें है कि नहीं है। अब फिर इसमें और इसमें देखो, इसमें 2 तिया 6, 2 चौक 8 है कि नहीं है। अब इन दोनों में देखो, इसमें देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है कि नहीं है। अब इन दोनों में देखो 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब ये जो ऑप्शन आपको दे रखा है, क्या ये मैच कर रहा है? देख लो, देखो पहले वाला 1:2 हाँ है, दूसरे वाला 3:4 हाँ है, तीसरा देखो 6:9 दे रखा है। तो 6:9 बन सकता है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करो, तो ये 6 ये 9 हाँ बन रहा है। और चौथा देखो 3 और 4 क्या बन सकता है? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 12/16 बन ही रहा है आंसर।
जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा वही आपका आंसर होगा। तो 83 का ए ऑप्शन होगा। इसमें बहुत सारी किताबों में ना फॉर्मूले दे देते हैं ऐसे, या ऐसे करवाते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे ए रेशो बी आपको दे दिया, बी रेशो सी दे दिया, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के ए रेशो सी निकलवा देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, लंबे लंबे फॉर्मूले हैं, ट्रिक्स हैं। तो सबसे बड़ा ये लॉजिकल मेथड ये है इसे सॉल्व करने का। कितना भी बड़ा नंबर दे रखो, आप अलग अलग दो दो पेयर बना के चेक करो, कभी भी गलत नहीं होगा और आंसर आएगा बिना पेन उठाए। ठीक है जी, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। देखो आपको दे रखा है ये 84 क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 56 दे रखी है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। एक्स प्लस वाई पूछा है। अरे यार सिंपल सी बात है यार, ये भी नहीं पता होगा क्या? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। अलजेब्रा की क्लास उठा के देखना, उसमें सब लिखा हुआ है। अलजेब्रा की जो वीडियोस पढ़ी हैं वो सब उठा के देखना, उन सब में ये इससे क्या टिपिकल फॉर्मूले करवा रखे हैं। और मैंने आपको बोला भी था कुछ फॉर्मूले आपके ऑन द टिप्स होने चाहिए। तो देखना, देखो एक्स प्लस वाई आपसे पूछा, एक्स माइनस वाई दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये आपसे पूछा है और ये इसकी वैल्यू दे रखी है 56। तो इसे इधर ले जाओगे डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 28 आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 में आपको दे रखा है ये 32a प्लस 32b की वैल्यू 512 दे रखी है और आपसे पूछा है a प्लस b का औसत। औसत मतलब होता है डिवाइड बाय 2, जितने नंबर होते हैं उतने ही। अभी समझाया ना, एवरेज में क्या होता है, ऊपर सम आता है, नीचे n नंबर आता है। n सम मतलब उनका टोटल, n का मतलब जितने हैं वो। अगर सपोज यहाँ c होता तो a प्लस बी प्लस सी उसका औसत निकालने के लिए 3 से, क्योंकि ये 3 है, 1 2 3 नंबर है, 3 से डिवाइड करते हैं, ये होता है औसत का फॉर्मूला। ठीक है जी, तो a प्लस बी बाई 2 पूछा है। तो देखो a प्लस बी आपको चाहिए यहाँ पे, तो a प्लस बी आप निकालोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और इसे करोगे 512/32, यही तो करोगे, समझ गए ना? a प्लस बी 512/32 ही तो करोगे। लेकिन आपको चाहिए क्या, a प्लस बी बाई 2, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। a प्लस बी बाई 2 तो इधर भी डिवाइड करोगे, 512/64 आ जाएगा। सोल्व कर लोगे, 8 8 64, ये हो जाएगा 8 6 48 और 8 चौक 32, ये होगा 8 8 64, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 86 देख लो। तरीके आप बस पता होना चाहिए यार, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपको दे रखी है, इसका होल स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 36। आपसे क्या पूछा है, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछी है। देखो कैसे निकालते हैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखो यहाँ से सबसे पहले देखो आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 6 आ जाएगी, अंडर रूट हो जाएगा ना, इधर स्क्वायर दे रखा है। अभी यहाँ से निकालो x प्लस, यहाँ से सीधा सा क्या निकालोगे आप, देखो आपको चाहिए x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू। तो यहाँ से एक काम करो, यहाँ से निकालो सीधा x माइनस 1/x की वैल्यू। कैसे, दोनों साइड दोनों माइनस कर दो 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, इधर भी माइनस 2 करोगे, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का वैल्यू आ जाएगा 2। कैसे आया बताता हूँ। देखो पूरा ना आप एवरेज की आपको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा की क्लास देखनी पड़ेगी पूरा समझने के लिए। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं खोलता हूँ तो वो यही तो बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x, यही तो बनता है। वही तो मैंने ये लिखा है, ये वहीं से तो लिखा है। ठीक है, फिर मैंने इसका अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट लेने पे तो x माइनस 1/x की वैल्यू 2 आ गई। अब जब भी कभी ऐसा हो और आपसे x³ माइनस 1/x³ पूछे तो आपको सिर्फ कुछ नहीं, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेना है। तो कैसे करोगे, देखो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3ab, दोनों का प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा और बीच में 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये 6 जो है इधर माइनस का, इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 6 तो हो जाएगा 14 आपका आंसर है। मैं आपको इसको डायरेक्टली बता सकता हूँ, जिसको पता नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखो हमारे जो चैनल पे ना अलजेब्रा की वीडियोस पड़ी हैं, उन सब वीडियोस में ना इस टाइप के भी टिपिकल क्वेश्चन से भी मैंने सॉल्व करा रखे हैं। वहाँ आप देखना कि मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड है ना वो अलजेब्रा के क्वेश्चन देखना, आप ऐसे तरह के क्वेश्चन को हवा में उड़ा दोगे, क्योंकि आपको पता होगा। मैंने वहाँ साफ साफ समझा रखा है वीडियो में कि अगर x माइनस 1/xn है तो आपको सीधा x³ माइनस 1/x³ निकालना होता है, तो वो होता है n³ प्लस 3n। वही मैंने किया है। n आपका आ गया यहाँ पे 2, तो 2 आके 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 3 6, 8 और 6 14, सीधा आंसर। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ इसलिए समझा पाया क्योंकि आप लोगों ने बहुतों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी। ठीक है, तो अलजेब्रा की वीडियो आप देखोगे जाके चैनल पे जो पड़ी हुई है सब, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन, इससे भी बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। तो टाइम निकाल के वो वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 87, ये तो आपको नहीं पता है तो आज मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो ना, माइनस इस तरह से अप टू इनफाइनाइट दे रखा हो और आपसे पूछा हो क्या कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा क्या करते हैं, जो 20 है ना इसका प्रोडक्ट ले लेंगे। और प्रोडक्ट में ऐसा लेंगे कि उनके बीच का जो प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 लोगे ना, जो नंबर लोगे आप, नंबर P1 जो नंबर लोगे उनका जो प्रोडक्ट है ना, उन ऐसे नंबर लोगे जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो 5 और 4 ही ऐसे नंबर है, तो अगर माइनस आ रहा है सबके बीच में तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। और अगर इनके बीच में सपोज यहाँ प्लस प्लस आता बीच में
तो हमेशा 5 आंसर होता। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो 4 आंसर होगा, सीधा ट्रिक है ये, ठीक है। और उसके बेसिक उसके लिए जब अलजेब्रा पूरा सीरीज हो जाएगी कंप्लीट तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। डिटेल में वहाँ पे समझाएंगे इसे, अलजेब्रा की वीडियो सारी देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्यों होता है, कैसे डायरेक्ट बताया मैंने, ठीक है। तो समझ गया ना, यहाँ पे अगर माइनस माइनस आ रहा है तो जो प्रोडक्ट आपने लिया है, जो उनका गुणनफल लिया है, उन गुणनफल में जो छोटा वाला नंबर होगा वो वही आंसर होगा। 4 आंसर है यहाँ पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या किया हुआ है 0.05, तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ 0.05 का स्क्वायर दे रखा है प्लस 0.41 का स्क्वायर दे रखा है प्लस यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं 0.073, इसका भी क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, ठीक है जी। और आपसे नीचे क्या दे रखा है, नीचे देखो नीचे क्या दे रखा है, यही तो चीज़ें समझनी है। देखो थोड़ा सा नीचे क्या दे रखा है 0.005 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या दे रखा है 0.041 का स्क्वायर है, और यहाँ पे दे रखा है 0.0073 का स्क्वायर है। ये आपको नंबर दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा आप एक बात देखो, यहाँ ऊपर वाले नंबर में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, क्या कि एक डिजिट का अंतर है, एक डिजिट का अंतर है। तो एक सिंपल सी बात सोचो, सब कुछ भूल जाओ, सब सेम A to Z, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि ये अगर ऊपर 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर है, तो नीचे यही तो है 0.01 का स्क्वायर, ये ऐसा ही तो हो रहा है। आप बड़ी डिजिट को छोड़ दो, देखो मैं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन आप कैसे फटाफट आंसर ला सकते हो, आप उनका कितने आसानी से आपको आंसर मिलेगा। देखो समझो, अगर ऊपर 0.1 है तो नीचे 0.01 का स्क्वायर है, नंबर तो सेम है। तो देखो आप इस 0.1 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.1 इंटू 0.1, ऐसे ही इसे लिख सकते हो 0.01 इंटू 0.01 लिख सकते हो। अभी देखो यहाँ 2 डिजिट, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, एक एक डिजिट के बाद यानी कि नीचे वाले 2 डिजिट का कट जाएगा। यानी कि जिसको ये भी नहीं आता वो एक और तरीका बताता हूँ, पॉइंट हटाओ, यहाँ से हटाओ, एक पॉइंट यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ से हटाएगा यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई कर देगा नहीं, यहाँ से 2 डिजिट के बाद है तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सब ये तो कैंसिल हो गए, सेम है। यहाँ 10 250 ये कैंसिल हो तो क्या बचा, 100 बचा। तो बस 100 ही आंसर आएगा इसका। यही तो हम यही काम तो यहाँ हो रहा है। ऊपर नीचे नंबर सेम है, प्लस में सेम है, नंबर डिजिट सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है एक पॉइंट का स्क्वायर एक्स्ट्रा है नीचे, तो आंसर इसका 100 आ जाएगा। आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सोचना है, टेढ़े तरीके सोचना है, ऐसा बनाओ और सीधा आंसर लाओ। 89, ठीक है भाई। समझ ना मैंने वो क्यों किया ऐसा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। ये वाली जो सिंप्लीफिकेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफिकेशन की कुछ 5 से 7 वीडियो बना के डालूंगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, उसमें सिंप्लीफिकेशन में आपको डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल काफी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/, ऐसा करते पहले इसे सोल्व करके देख लो। अगर सोल्व करोगे 1 - 1/3 को अगर सोल्व करोगे, जैसे 1 - 1/4 और ऐसे 1 - 1/5 और आपको लास्ट तक दे रखा है 1 - 1/50, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर इसको आप सोल्व करोगे, इसे थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ रुको। तो देखो अगर इसे सोल्व करोगे 1 - 1/3 तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2/3, इसमें सोल्व करोगे आ जाएगा 3/4 और इसे करोगे तो आ जाएगा 4/5। ऐसे करते करते लास्ट में ये कितना आ जाएगा 50 49/50। अब देखो ध्यान से देखो, ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऐसे ही कोई इस नंबर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंत में क्या बचेगा, अंत में सिर्फ ये 2 पहले वाला और आखिरी का 50 ये तो बचेगा। 2/50 क्या होता है 1/25, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था इन सवालों में, आपको पता होना चाहिए। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90। देखो इसमें क्या बोल रहा है 90, क्वेश्चन नंबर 90। देखो इसमें बोल रहा है कि पहले 39 ओवर जो मैच हुआ क्रिकेट मैच में, उसमें रन रेट जो है यानी कि फर्स्ट 39 में जो एवरेज बना रन रेट क्या होता है, एवरेज ही तो होता है कि हर ओवर में 4.6 रन बन रहे थे। और शेष 11 बचे हुए 11 ओवर में कितने रन बनाए उन्होंने, 252 रन बना दिए। 252 रन बना दिए, 252 रन चाहिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो बताइए कितना मतलब रन रेट उन्हें चाहिए होगा। तो यार ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट ना भी हो तब भी आप मैच वगैरह देखते हो तो आपको पता ही है कि सपोज 4.6 का रन रेट चल रहा है और 11 ओवर में 252 रन चाहिए, ठीक है। 252 रन नहीं चाहिए, 11 ओवर में कितने रन रेट के हिसाब से रन बनाए कि 252 का टारगेट ले लिया जाए। ये टारगेट है, 252 का टारगेट है 11। तो देखो अगर 39 ओवर में 4.6 रन, 39 ओवर में अगर 4.6 रन के हिसाब से बन रहे हैं, तो एक तो सिंपल बिल्कुल अप्रोच है, क्या है कि 39 गुना 4.6 कर लो, तो उससे ना रन आ जाएंगे रन निकल के। फिर उसमें से बचे हुए रन देखो कि बचे हुए रन को 11 ओवर में लेना, तो 11 से डिवाइड कर देना, उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो देखो ध्यान से देखो। अगर हर ओवर में 4.6 बना
तो ये बेसिकली 39 ओवर का सीन है। लेकिन अगर 252, देखो यहाँ समझना, 252 को मैं अगर 50 ओवर से डिवाइड करूँ, क्योंकि मुझे टोटल एवरेज चाहिए। सपोज जब मैच देखने जाते हैं, जब मैच का शुरुआत होती है तो वहाँ पे एक चीज़ देते हैं कि भाई एवरेज कितना चाहिए होगा इस टीम को जीतने के लिए। तो टारगेट मिला था 252 का, तो 50 ओवर के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूँ इसे, तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको ऐसे करूँगा मैं, तो होगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, ये तो होगा, और नीचे 100 हो जाएगा। 100 होते ही यानी कि 5.05 का एवरेज चाहिए था जब ये खेलने गए। कितना चाहिए था? 5.04 का एवरेज चाहिए था। कैसे करा मैंने देख लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। अभी देखो, लेकिन बना कितना रहे हैं ये 5.04 में से अगर मैं 4.60 माइनस कर दूं तो कितनी कमी पड़ रही है? 4, और 10 में 6 गए 4, यानी कि 0.44 की कमी। तो देखो 0.44 की कमी कितने ओवर में? 39 ओवर की। पहले तो ये पूरी करनी है, पहले 0.4 की कमी करते आए ना, ये 0.44 की हर 39 ओवर तक कमी करते आए, पहले तो ये पूरी करनी है। और प्लस अभी क्या चाहिए, हर 11 ओवर में कितने का चाहिए एवरेज? 11 इंटू 5.04 का चाहिए। ये टोटल सम आएगा, ये टोटल सम आएगा, मतलब इतने नंबर चाहिएंगे रन बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी आप देखो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा क्या बोलते हैं सम 11 इंटू ये कितना हो जाएगा 11 चौका 44, 11 पंजे 55, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा 39.44 करने से इसे ऐसे सॉल्व करो, 39 इंटू 44 करने पे ये हो जाएगा 4 दिन 36, 4 तिया 12 और 3 15, और ये होगा 6 5 और 1, तो ये हो जाएगा भाई, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 और 11 और 5 और 1 6 7 17, तो 0.44 था, तो यहाँ जाएगा 17.16, ये भी जोड़ दो इसमें 17.16। तो इतना सम चाहिए हमें, इतने रन चाहिए, तो 10 और 4 5 और 1 6, और ये होगा 7 और 5 12, और 6 और 1 7 72, 72.60 चाहिए। और ये कितने ओवर में चाहिए भाई? 11 में चाहिए, तो 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66, 6.60 का एवरेज चाहिए। ये तरीका है सोल्व करने का। तो देखो यार, थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये वाला। इसको और अच्छे से बेटर समझने के लिए आपको जब एवरेज की मैं वीडियो डालूंगा ना, तो उन सब वीडियोस को प्रॉपर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना असेसमेंट के लिए आपके लिए पेपर डाला था। आने वाले टाइम में भी हम कुछ अच्छी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, तो सीरियस रहिए थोड़ा और पढ़िए, ठीक है। और देखिए इसमें कि आपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया, उसी आधार पे आपको असेसमेंट करना है कि भाई मुझे एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।